गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं वो वीडियो सभी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से रिलेटेड थी, ठीक है। लेकिन अब जो मैंने ये स्टार्ट किया है ये आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके के अलावा मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की वीडियो भी, ठीक है, आपके लिए लानी शुरू कर दी हैं कि जिसमें कि आपकी पहली जो वीडियो है वो है हमारी भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं, इससे कम नहीं, ठीक है। हम आज उस हर प्रश्न की बात करेंगे जो कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी में हो, किसी भी स्टेट एग्जाम में हो या आपके एसएससी में हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसका नाम है भारत का भूगोल। सभी को राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं भाई। तो ये मिलते हैं आपके कन्याकुमारी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है। उत्तरतम बिंदु कह सकते हैं या जो उच्चतम बिंदु है या सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है ये कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। जो क्वेश्चन है भारत का उत्तरतम बिंदु, उसका नाम क्या है, तो वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। ये कहाँ है, ये भाई आपके जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, ठीक है। अगर बात करें कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कि भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो उसे कहते हैं हम गौर माता या सर क्रिक, जो कि गुजरात में है। और वहीं बात करें कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो है किवीतू यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए, जो भारत है हमारा, ठीक है, उसका जो सबसे ऊपरी पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। जो सबसे निचला पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा कॉल ऊपर है, इंदिरा पॉइंट नीचे है। और जो आपके जो उत्तर में है, जो पूरब में है, उसे हम कहते हैं गौर माता, नहीं किबीतू, ठीक है, किबीतू। और जो आपके पश्चिम में है उसे हम कहते हैं गौर माता या सर क्रिक। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में निम्न में से किस शब्द का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि दो नदियों के बीच की भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा क्या कहते हैं भाई, दोआब, ठीक है, दोआब कहते हैं। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है, दोआब, ठीक है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सभी दोआब के बारे में बात करते हैं। एक दोआब है हमारा विस्त दोआब। विस्त दोआब में व्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, विस्त दोआब। आगे बात करें, व्यास और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, वारी दोआब। कौन सा, वारी दोआब। आगे बात करें, रावी और चिनाब के बीच जो दो नदियों के बीच का जो जगह है उसे हम किस नाम से जानते हैं, रचना दोआब। कौन सा, रचना दोआब। चिनाब और झेलम के बीच जो नदियों के बीच में जो भूमि पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, चच दोआब, चच दोआब, ठीक है। और लास्ट में झेलम और सिंधु नदी के बीच में जो दो नदियों के बीच की भूमि है उसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सागर या सिंध सागर दोआब, ठीक है। ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो व्यास नदी ये निकलती है आपके रोहतांग पास से। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा पड़ता है, वहीं से निकलती है आपकी व्यास नदी, ठीक है। व्यास नदी की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास जो व्यास कुंड है वहाँ से निकलती है। लेकिन इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना है आपका सतलुज में। देखिए, जो नदी होती है, जो नदी निकलती है उसे हम कहते हैं उद्गम। इस स्थल को क्या कहा जाता है, उद्गम, उद्गम कहते हैं, उद्गम कहते हैं। वहीं अगर बात करें
कि जो नदी जब खत्म होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं भाई? मुहाना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? देखिए मैं फिर कह चुका हूँ, मैं फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं भाई? 572 द्वीप हैं। ठीक है, कितने? 572 द्वीप। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसे हम कहते हैं सैडल पीक, जिसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है उस सैडल पीक की? 732 मीटर। ठीक है, आगे बात करें, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने द्वीप हैं? तो 572। आगे, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भैया भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी है कंचनजंगा। ठीक है, देखिए वैसे तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन को माना जाता है, K2 को, लेकिन K2 POK में है। ठीक है, लेकिन जो K2 है वो POK वाले क्षेत्र में है, तो POK वाला जो क्षेत्र है वो एक चर्चा का विषय है। वैसे तो वो इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत की अगर सबसे सर्वोच्च चोटी की इस समय की बात की जाए तो कंचनजंगा है। ठीक है, K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन POK में होने के कारण भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं माना जाता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट व K2 के बाद कंचनजंगा भारत की नहीं दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का सबसे ऊंचा तीसरा पर्वत है, ध्यान रखना। कंचनजंगा की अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,556 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बात करें, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है भाई? तो ये है आपकी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर है। देखिए मैंने हर उसमें चित्र दिए हैं तो आप थोड़ा चित्रों से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे जाकर और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। बात करें कि भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और बात करें कि भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो नेपाल के साथ लगती है, क्योंकि नेपाल जो है वो आपके सिक्किम से भी लगा हुआ है और उधर उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा लगती है नेपाल की वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, और बात करें कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी। कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास कहाँ स्थित है? डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? ये आप देख रहे हैं, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है भाई? ये अंडमान और जो लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है इनके बीच में है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है आपका डंकन पास या डंकन दर्रा। ठीक है, डंकन दर्रा दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर यानी कि 30 मील चौड़ा है। अगर बात करें कि ये ग्रेट अंडमान का हिस्सा है जो लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है किसका हिस्सा? ग्रेट अंडमान का। और अलग किसे करता है? लिटिल अंडमान को। डंकन पास। चलिए बात करते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं। तो भारत के, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं भाई? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, सॉरी राज्य नहीं देश हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन
और नेपाल। ये वो पड़ोसी देश हैं जो सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर बात करें कि आपके श्रीलंका की, तो श्रीलंका आपकी सीमा से नहीं लगता, ध्यान रखना, पड़ोसी देश तो है लेकिन सीमा से नहीं लगता। तो ये 7 वो पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करें श्रीलंका की भी, तो श्रीलंका पड़ोसी देश तो है लेकिन भारत की सीमा को साझा नहीं करता, ठीक है। श्रीलंका को लगाकर कितने हो जाएंगे? 8। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का अक्षांश कितना है। भारत का अक्षांश कितना है, ठीक है। चलिए तो अक्षांश की बात करें तो देखिए जो वर्ल्ड है, जो ग्लोब है, उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। कुछ रेखाएं ऐसी हैं, जैसे कि ये ग्लोब है, देखिए इसकी जो समांतर इस तरीके से अगर लाइनें खिंची हुई दिखती हैं तो इन्हें हम कहते हैं, आपकी जो रेखाएं हैं वो कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। वहीं अगर बात करें कि ये जो आपकी इस तरीके से दिखाई देती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए अगले जो पीपीटी है इसको हम इससे समझते हैं। ये जो आपकी सीधी इस तरीके से जो लाइनें कड़ी हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, और जो आपके इस तरीके से कड़ी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो बात ये चल रही है कि भारत का अक्षांश कितना है। तो भारत का जो अक्षांश है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर बात करें कि भारत का देशांतर कितना है भाई, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें भारत की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से कितनी दूरी है। भारत की जो भूमध्य रेखा है उससे इक्वेटर से कितनी दूरी है। देखिए आप जो बीच में एक लाइन देख पा रहे होंगे, ये वाइट कलर की जो लाइन है, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये रही है आपकी, ठीक है। इस लाइन को देखिए, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। और बात चल रही है कि ये जो हमारा भारत है ये इस भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, ठीक है। तो ये कितनी दूर है, ये आपका 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से, ठीक है, 876 किलोमीटर दूर है। देखिए अगर बात करें कि ये जो लाइन है भूमध्य रेखा, ये ग्लोब को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अगर 23.5 डिग्री आप उत्तर में जाओगे तो आपको मिलेगी कर्क रेखा, वहीं अगर 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जाओगे तो आपको मिलेगी मकर रेखा, ठीक है। 66.5 डिग्री पे भी है अंटार्कटिक और आर्कटिक, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। चलिए आगे बात करें, भारत चीन की सीमा रेखा की कितनी लंबाई है। भारत से जो चीन की सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत और चीन की सीमा जो एक दूसरे को टच करती हैं वो कितने किलोमीटर के एरिया में टच करती हैं? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। देखिए जो गंगा नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। तो ये 2 नदियाँ कहाँ मिलती हैं तब गंगा बनती है। तो आपका एक प्रयाग पड़ता है, देव प्रयाग, उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है देव प्रयाग, आप देख रहे होगे, एक तरफ से ये नदी आ रही है, ये है आपकी अलकनंदा, और एक तरफ से ये नदी आ रही है, ये है आपकी भागीरथी। जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो कहलाती है गंगा, ठीक है, तब कहलाती है गंगा। अगर बात करें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो गोमुख है, गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद, वहाँ देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो उन दोनों की जो संयुक्त धारा होती है उसी को हम कहते हैं गंगा। अगर गंगा की बात करें तो क्योंकि गंगा उत्तर प्रदेश में किस राज्य से या किस जिले से उतरती है, तो किस जिले से उतरती है गंगा? उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर जिले से, ठीक है। और अगर बात करें कि गंगा नदी के सहायक नदियां कौन सी हैं, तो बाएं किनारे पर मिलती है आपको रामगंगा,
गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, बागमती, कोसी और महानंदा। वहीं अगर दाएं किनारे की बात करें कि दाएं किनारे पर कौन कौन सी नदियां जो हैं गंगा की सहायक हैं, तो वो है यमुना, टोंस और सोन। ठीक है, यमुना, सोन और टोंस। क्लियर? आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो यह है आपकी कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। देखिए कितनी लंबी है, ये कर्नाटक राज्य से होती हुई तमिलनाडु राज्य में आकर मिल जाती है, और ये इसका मुहाना है जो आप देख रहे हो, ये मुहाना। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि इसका उद्गम कहाँ होता है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में, जहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कावेरी नदी शुरू होती है। और इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में इसका हमें मुहाना मिलता है। देखिए यहाँ एक दो बातें हैं, ज़रा ध्यान रखना इसका। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। वहीं बात करें कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, लेकिन दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा नहीं, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का भारत की लेंथ कितनी है, तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर में जम्मू यानी कि कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भारत का विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, यानी कि इस तरीके से पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है भाई? 2933 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है भाई, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका कितना है? 15,200 किलोमीटर। अब बात करें कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तटीय भाग यानी कि जो समुद्र के आसपास से लगा हुआ है, इसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तटीय भाग की लंबाई। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो 6100 किलोमीटर की है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर, जितने भी आपके आइलैंड वगैरह आ जाते हैं उनकी अगर टोटल की बात करें तो 6100 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए जो आपका ग्लोब है वो आपका उसके दो पार्ट हैं, यानी कि एक मैंने आपको बताया अभी कि बीच में से एक रेखा जा रही है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का जो भाग है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो बात ये चल रही है कि भारत आपका किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका भारत है। ठीक है, बीच में आपका छोटा सा भारत दिखाई दे रहा होगा, तो ये कौन से गोलार्ध में है भाई? ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन ये आप देख रहे हो बीच में से एक रेखा और जा रही है। ठीक है, ये आपको बांटती है। इधर का जो एरिया होता है ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो आपका जो भारत है वो आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये जो आपको जो हमारे रीजनिंग वाले सर हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि ये जो दिशाएं होती हैं कौन कौन सी हैं। ये आपका अगर उत्तर है और ये क्या है? पूरब। ये उत्तर है और ये क्या है? पूरब। तो ये बीच में कौन सी हुई? पूर्व उत्तर। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व की दिशा में आपका भारत है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
भारत का मानक समय यानी कि IST ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे है? भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो भैया ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। और जो भारत का जो IST है वो कितना है? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कहाँ है? प्रयागराज के निकट नैनी में, यानी कि इलाहाबाद के पास पड़ता है, नैनी में, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और बात करें कि ये जो भारत का मानक समय है ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है आपका मानक समय IST। आगे बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है भाई? तो वो आपका 2.42% है। विश्व का जितना भी एरिया है उसका 2.42% भारत के पास है। ठीक है, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो आपका जो बैठता है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपके भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में आपका 7वां स्थान बनाता है। और जो भारत है वो आपके 5 बड़े देशों से, ठीक है, यानी कि 6ठे नंबर पर आता है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अमेरिका, ठीक है, इन सब के बाद जो है वो आपके 6ठे नंबर पर आता है भारत। आगे बात करें, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो ये आपकी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। देखिए ये जो ग्लोब है इसके बीच से कौन सी रेखा जा रही है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जा रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके नीचे जा रही है 23.5 डिग्री मकर रेखा। हमारा भारत यहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ स्थित है हमारा भारत। तो जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है कितने डिग्री होती है? 23.5 डिग्री होती है। ये ध्यान रखना, कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है या नहीं गुजरती। तो ध्यान रखना 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है। ठीक है, ये कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम क्या है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम है आपका कौन सा? दूसरा। क्या है इसमें? सबसे बड़ा देश है आपका रूस, उससे छोटा है कनाडा, उसके नीचे आता है चीन, फिर अमेरिका। ठीक है, ये क्रम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करें, अगला है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं? निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य या कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं? तो भाई इसमें आपका मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा आपके बांग्लादेश की सीमा को साझा करते हैं। त्रिपुरा से तो क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है या 3 ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करता है? तो ये है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आपका 3 ओर से घिरा हुआ है। आगे बात करें, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? यानी कि ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनके बीच में डूरंड लाइन है? ये कह सकते हैं आप। तो ये आप देख रहे होंगे, ये रही वो लाइन। ठीक है, ये है वो लाइन जो रेड कलर से बनी हुई है। ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी सर डूरंड के द्वारा। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1947 में, तो ये जो लाइन है ये अब आपके रह गई जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन कुछ
कुछ एरिया जो पीओके वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये आपके भारत से टच होता है। ठीक है, जो पीओके वाला एरिया है वो भारत का है। ठीक है, और ये जो लाइन है डूरंड लाइन, ये वहां पर टच होती है, तो अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। अफगानिस्तान और भारत एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। कौन सी सीमा? डूरंड लाइन। चलिए आगे बात करें। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या है? ठीक है भाई, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, यानी कि बढ़ते हुआ क्रम क्या है? तो ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो सबसे ज़्यादा करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम? तो इसका आंसर है आपका डी, नेपाल। नेपाल भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन और सबसे लास्ट में बांग्लादेश। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करें। चलिए देखिए, यहाँ शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ मुझे अवरोही लिखना चाहिए था। ठीक है, अवरोही, क्योंकि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, उससे कम चीन, उसके बाद पाकिस्तान और फिर सबसे लास्ट में नेपाल। ठीक है, ये शायद इसका उल्टा हो गया है, यहाँ आरोही ना होकर अवरोही होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी आपकी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। ठीक है, कश्मीर घाटी आपकी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट या अरावली? तो ध्यान रखना, सबसे जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो हिमालय की है। ठीक है, हिमालय आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका हिमालय। और अगर इसमें पूछे कि सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो अरावली। ठीक है, सबसे प्राचीनतम आपकी अरावली है और सबसे नवीनतम हिमालय है। आगे बात करें, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का भाग नहीं है? यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भारत का कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से ऐसा जिसमें हिमालय का कोई पार्ट नहीं आता? तो इसमें आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आता, क्योंकि हिमालय जो है उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और सिक्किम में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए आप ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश नीचे रह जाता है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला जो एरिया है ये आपका हिमालय वाला एरिया आता है, जिसमें आपके जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, और यहाँ से ये नेपाल से होता हुआ सिक्किम, पश्चिम बंगाल तक चला जाता है। आगे बात करें, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल रेंज, ये आप देख रहे हो, ये पीर पंजाल रेंज है, ये कहाँ पाई जाती है भाई? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो रेंज है वो पाई जाती है। उसके नीचे आ जाती है शिवालिक वगैरह, उससे ऊपर आ जाती है आपकी लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, तो पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिमालय का ही एक भाग है। आगे बात करें, अगला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अभी मैंने बताया था आपको, सबसे प्राचीन की जब बात आ जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान में है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान रखना, यहाँ उत्तर भारत की या भारत की बात नहीं चल रही। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन ये बात चल रही है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी। अनाईमुडी भी कहते हैं, अनामलई भी कहते हैं इसको। दक्षिण भारत में इसे अनाईमलई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है आपकी अनाईमुडी जो केरल और तमिलनाडु के बीच में आती है। ठीक है, खासकर तमिलनाडु में है ये। आगे बात करते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ।
ये देखो, ये आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, ठीक है। इसके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। आगे बात करते हैं, नंदा देवी जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? नंदा देवी पर्वत आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है 1988 में। और जो नंदा देवी जो पार्क है, उन्हें भी अगर शामिल कर लिया गया था 2005 में, ठीक है। यूनेस्को की सूची में शामिल है ये दोनों। चलिए, नंदा देवी जो स्थल है वो कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं, भारत की साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेल है जो सुमेलित नहीं है? तो जोजिला दर्रा जो है वो कश्मीर में है, नाथुला सिक्किम में है, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। आगे से समझते हैं इससे। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको दिए रखा है, कुछ यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका लोनाकला हो गया, और इसमें और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें पीर पंजाल है, पड़ा लाचा है, ठीक है, जोजिला है। ये सारे जो दर्रे हैं ये किस किस स्टेट में आते हैं, ये सब लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बात करें कि लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं आता, लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में आता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, जोजिला दर्रा कश्मीर में आता है, नाथुला सिक्किम में, और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तर प्रदेश में ना आकर उत्तराखंड में आता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद यानी कि ये कह सकते हैं ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है वही सबसे बड़ा? सियाचिन ग्लेशियर है, जो आपके लद्दाख में आता है, ठीक है। आगे बात करें, अगला है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, वो कौन से युग में हुआ था? भारत के दक्कन में जो पठार है वहाँ पर जो बेसाल्ट से निर्मित लावा शैल हैं वो कब बनाई गई थी या वो कब बनी थी? तो वो बनी थी आपके क्रिटेशियस युग में, ठीक है। देखिए, कई सारे युग हुए थे, जो युग हैं पृथ्वी के बनने में, उसमें आपका प्लेनिस्टोसीन युग, मायोसीन युग, उसमें से एक आता है आपका जो क्रिटेशियस युग। इसमें आपके भारत का जो दक्कन का पठार है उसमें बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। आगे बात करें, भारत के किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी है, या भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, जो आपके अंडमान में पड़ता है, ठीक है। भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका बैरन। इसके अलावा एक और है नारकोंडम, वो जो है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बैरन है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, वो आपके अंडमान में आता है। आगे बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करते हैं, ठीक है। 10 डिग्री चैनल आपके जो हैं अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करते हैं। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये रहा आपका 10 डिग्री चैनल, जो ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग अलग कर रहा है। आगे बात करते हैं कि भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहते हैं भाई? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा भाग है जो राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर वाले क्षेत्र में नहीं आता? तो देखिए, ये है आपका दिल्ली, ये आपका दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है, जो कौन कौन से राज्यों से लगता है? देखिए, ये आपके उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश में आपके बागपत, ठीक है, और जो मुजफ्फरपुर वगैरह वाला जो एरिया है वो लगता है। वहीं अगर बात करें तो हरियाणा वाला क्षेत्र भी लगता है इससे, ठीक है।
और राजस्थान का भी इसमें कुछ भाग लगता है, लेकिन पंजाब का कोई भी भाग एनसीआर में नहीं आता। पंजाब का कोई भी भाग एनसीआर में नहीं आता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। आगे बात करें, अगला, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बाकी राज्यों के साथ? तो आप इसमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है, ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बाकी राज्यों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे ज़्यादा जिले भी आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिले भी आपके कौन से राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सुंदरबन का डेल्टा जो है उसको निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आपकी एक तो है गंगा और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र भी है। ठीक है, गंगा नदी आपकी ये आ रही है और यहाँ से आपके तिब्बत से होती हुई आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आपके वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और क्या बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा ये रहा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या मुहाना है। ठीक है, आगे बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपके तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वही सांगपो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी निम्न में से यानी कि किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? जो नर्मदा घाटी है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो ये आप देख रहे हो जो दो हैं, इसमें एक है आपका विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। ऊपर वाला जो है वो विंध्याचल है और नीचे वाला है सतपुड़ा। तो इन दोनों के बीच में स्थित होती है आपकी नर्मदा घाटी। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील कहते किसे हैं? जिस झील का निर्माण जो समुद्र के अवसाद, जो समुद्र का जो अवसाद होता है वो जब भारत के किसी क्षेत्र को या किसी एरिया को बंद कर देता है और वहाँ उस एरिया में समुद्र का पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उससे आपकी लैगून झील का निर्माण होता है। जैसे कि आपकी उड़ीसा में, ये जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो समुद्र का काफ़ी सारा अवसाद पड़ा था जो एक समय आकर ऐसे करके जमा हो गया और यहाँ जो है समुद्र का पानी था जिससे लैगून झील को, चिल्का झील का निर्माण हुआ था। तो चिल्का झील क्या है? एक लैगून झील है। जिस झील का निर्माण समुद्र के अवसाद और समुद्र के पानी से होता है उसे लैगून झील कहते हैं। तो इनमें से कौन सी झील लैगून झील नहीं है? तो पेरियार झील लैगून झील नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, अगला, भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति कैसी है भाई? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोण है। चतुष्कोण का मतलब चार कोणों वाली। इसमें मैंने ये बनाया भी है, देखो इस तरीके से चार कोण हैं इसके भारत के, आप देख पा रहे हो। तो चतुष्कोणीय आकृति किसकी है भाई? भारत की है। ठीक है, आगे बात करें, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। ठीक है, आगे बात करें, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है भैया दक्षिण और पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून ही कारण है भारत में ज़्यादा वर्षा कराने के। ठीक है, बात करें कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है शुष्क प्रदेश जिसे हम कहते हैं लेह। ठीक है, बिल्कुल शुष्क प्रदेश है, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। आगे बात करें, रेगूर किसका अन्य नाम है? तो रेगूर एक मिट्टी का टाइप होता है और कौन सी मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं भाई? काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। ये आप देख रहे हो, ये जितना भी क्षेत्र है ये वाला,
ये वाला जितना भी क्षेत्र है ये क्या है, ये रेगूर मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। आगे बात करें, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है। देखिए जैसे अलग अलग मिट्टियां मिलती हैं हमें, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ऐसे ही ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपकी कछारी मिट्टी। अब ये कौन सी मिट्टी है भाई, कछारी। तो जब जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, देखिए जब नदियाँ हर साल पर्वतों से लाई हुई जितने भी अवसाद होता है, मतलब जो जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी भी जो पर्वतों से उतरती है तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करके उतरती है, पर्वतों को काटती हुई, उनका अपरदन करती हुई उतरती है। तो वो जितना भी कूड़ा करकट होता है, जितनी भी मिट्टी होती है, जितने भी तत्व होते हैं, उनको सबको अपने साथ बहा कर ले आती है, ठीक है। और जब बहा कर ले आती है तो उसे जब वो गंगा के मैदान में, यानी कि जब मैदान में उतरती है गंगा, तो उस जितना भी कूड़ा करकट होता है उसे कहाँ बिछा देती है, उसे मैदान में बिछा देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल के मैदान में उस जो अपरदन से लाई हुई चीज़ें होती हैं उन्हें बिछा देती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब जलों के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से, खादर, बांगर और कछारी। खादर मिट्टी वो होती है जो आपकी नई नई या हर साल हर 6 महीने में परिवर्तित होती रहती है, नई होती रहती है। वह मिट्टी जो हर साल नहीं 4 से 5 साल बाद बाढ़ के पानी की वजह से चेंज होती रहती है, उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी। और कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, जब बाढ़ का पानी किसी क्षेत्र से उतर जाता है तो वहाँ का जो वहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली सी हो जाती है, उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है, कछारी मिट्टी का वर्ग सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नगर यानी कि नगरीकृत हो चुका है, सिविलाइजेशन ज़्यादा है, तो वो है आपका गोवा, ठीक है। गोवा राज्य आपका पूर्ण रूप से नगरीकृत है, यह सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो आपका हरिके बैराज है। कहाँ है, हरिके बैराज, ठीक है। ये शायद पिक गलत लग गई, थोड़ा सा साइड में होनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, आंसर हमें दिख रहा है। हरिके बैराज वो जगह है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑलरेडी लगभग 42 से 45 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो गोविंद वल्लभ सागर स्थित कहाँ है, यह आपके उत्तर प्रदेश में है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश ऐसी कौन सी चीज़ें उत्पादित करता है जिसमें उसका भारत में प्रथम स्थान है, तो ये आपका गेहूं और गन्ना उगाने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी फसल जो है वो खरीफ की नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, तो ये आपकी जो चना है ये खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। चना जो है आपकी वो रवि की फसल में आता है। तो रवि की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ठीक है, आदि। और वहीं खरीफ की फसलों में आती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, सरसों, तिल, राई आदि, ठीक है। और वहीं अगर बात करें जायद की फसल की, तो जायद की फसलों में आपके हरी सब्जियां, ठीक है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि फसलें आती हैं, ठीक है। आगे बात करें, अगला है पीत क्रांति या पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति या पीत क्रांति संबंधित किससे है भाई, तो ये तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। देखिए अक्सर बच्चे कहते हैं, जब मैं इकोनॉमिक्स कराता हूँ उसमें हरित क्रांति कराता हूँ कि बाकी क्रांतियाँ क्यों नहीं कराई, तो मैं
इसमें मैं आपको कवर करा रहा हूँ, वैसे वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है लेकिन मैं आपको इसमें कवर करा देता हूँ। जो पीली क्रांति है उसका संबंध है आपका तिलहन से। वहीं हरित क्रांति है, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर से। वहीं गुलाबी जो क्रांति है उसका संबंध है झींगा मछली से। ठीक है, आगे बात करें। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ये आप देख रहे हो, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति के तहत एक मिशन भी चलाया गया था जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति के तहत। चलिए आगे बात करें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? इनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन या एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन इनका नाम है, ये हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं। आगे बात करें। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? यानी कि ऐसे कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा पठारी या ये कह सकते हैं हाँ पठारी ही क्षेत्र ऐसा कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज है? तो वो है आपका धारवाड़ तंत्र। कौन सा तंत्र है भाई? धारवाड़ तंत्र। ये आपका पड़ता है कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये आपके लौह अयस्क से संबंधित है। ये जो पड़ा है ये आपका लौह अयस्क है। ठीक है, इसी तरीके से पत्थरों से निकाला जाता है लौह अयस्क और इसको बाद में जाकर फैक्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में इसको रिफाइन कर लिया जाता है, सही कर लिया जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो उत्खनन है वो इसी तरीके से होता है, बाद में इसको फैक्ट्री वगैरह में ले जाकर सही कर लिया जाता है। तो बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। आगे बात करें। खेताड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेताड़ी राजस्थान में है, ये खाने हैं, ये भी माइनिंग है। ठीक है, तो खेताड़ी की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सिंधुवासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी की खानों से। ठीक है, खेतड़ी की खानों से प्राप्त करते थे। तो ये देखिए, ये किस तरीके से चट्टान में, जो पत्थर की चट्टान है उसमें आपको तांबा दिख रहा होगा। ये जितना भी ये तांबा है, ठीक है, तो इसी तरीके से पत्थर की चट्टानों से निकाला जाता है तांबा और आपका उसको फैक्ट्री में ले जाकर रिफाइन कर लिया जाता है। तो खेतड़ी की खाने तांबे से संबंधित हैं। ये पिछले साल पैट में आया था क्वेश्चन 2021 में, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जीवाश्म नहीं है? जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। ठीक है, जिसका निर्माण किसी जो मृत चीज से हुआ हो। तो आपका कोयला, डीजल और पेट्रोल ये मृत चीज़ों से बने होते हैं, लेकिन लकड़ी जो है वो पेड़ों से आती है, इसीलिए लकड़ी कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? तेल शोधक इकाई यानी कि सबसे पहली या सबसे पुरानी तेल को रिफाइन करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? उसे कहते हैं डिगबोई। डिगबोई भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन से जुड़ा है वो कौन सा है? यानी कि छोटे नागपुर के पठार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार में आपका खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? खनिज पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला एरिया। और ये जो एरिया है ये क्या है? ये मालवा का पठार है और ये आपका दक्षिण का पठार है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये जो है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये मालवा का पठार और ये दक्षिण का पठार। आगे बात करें। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का जो पठार है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार। मेघालय में भी एक पठार स्थित है। ठीक है, देखिए पठार होता क्या है, मैं ऐसे इजीली बता देता हूँ। जब जैसे देखिए, एक तो होता है आपका पहाड़, एक होते हैं आपके पहाड़ माउंटेन्स, और वहीं एक होता है आपका मैदान। अगर मैदान को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, ठीक है,
थोड़ा सा कितना, 600 से 800 मीटर के करीब, 600 से 800 मीटर के करीब अगर ऊपर उठा दें और इसको पहाड़ की तरह नुकीला ना करें, इसको पहाड़ की तरह ये जो नोक नोक निकली होती है ये ना हो, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका, पठार बन जाता है। यानी कि या तो आप जो ये पहाड़ है इसको आप सीधा कर दो, कैसे, ऐसे, या ये कहें कि जो मैदान वाला क्षेत्र है उसे 600 से 800 मीटर ऊपर उठा दो, तो आपका क्या बन जाता है, तो आपका बन जाता है पठार। पठार वो भाग है जो मैदान की तरह समतल होता है और पहाड़ की तरह ऊंचा होता है, उसी को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर है, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक का शिखर कौन सा है। तो आपका पूर्व से लेकर अगर पश्चिम तक की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि आपके पूरब में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। उसके बाद आता है आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट जो है आपके नेपाल में आता है। उसके बाद आता है आपका अन्नपूर्णा और लास्ट में पड़ता है धौलागिरी। ठीक है, देखिए धौलाधार अलग होता है, ये धौलागिरी है, दो अलग अलग हैं, एक धौलाधार है एक धौलागिरी है, तो ये बात चल रही है धौलागिरी की। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, पूरब से पश्चिम की बात चल रही है, इधर से इधर की। ठीक है, तो कंचनजंगा, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा और धौलागिरी आपके पूरब से पश्चिम की पहाड़ हैं। चलिए आगे बात करें। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग कौन सा प्रदेश है भाई, तो लद्दाख का पठार आपका अक्साई चीन का भाग है। देखिए ये हमारा पूर्ण भारत है, ये जो आपका देख रहे हो ये भारत है हमारा, लेकिन वर्तमान में इस समय कितना है रह गया है, ये इतना रह गया है। क्यों, क्योंकि ये जो दो एरिया हैं, एक ये और एक, इन पर चीन का कब्जा है, जिसे हम कहते हैं आपका COK, चीन ऑक्यूपाइड एरिया। COK यानी कि चीन ऑक्यूपाइड एरिया। और ये वाला जो स्थल है, ये वाला आप देख रहे हो, ये एक मिनट, ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, ये वाला जो है आपका हरा वाला देख रहे हो आप, ये आपका कहलाता है POK। POK का मतलब पाक ऑक्यूपाइड एरिया, ये पाकिस्तान के अंडर में है और ये आपका चीन के अंडर में है। ठीक है, तो बात ये आ रही है अक्साई चीन की। अक्साई चीन का मतलब जो क्षेत्र चीन के अंडर में है वो कौन सा है, लद्दाख का पठार है। आगे बात करें। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं उन्हें हम सहस्त्रयादी के नाम से जानते हैं। सहस्त्रयादी के नाम से जानते हैं आपके किन हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं। देखिए पश्चिमी घाट आपके गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, और थोड़ा सा भाग इसमें तमिलनाडु का भी है, थोड़ा सा आपका गुजरात का है और थोड़ा सा ही तमिलनाडु का है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गोवा के बाद आ जाता है आपका कर्नाटक और फिर केरल। ठीक है, केरल, वहीं आपका थोड़ा सा भाग आ जाता है तमिलनाडु का भी। तो ये सारे राज्य जो हैं वो आपके कौन से हैं, ये सभी राज्य आपके पश्चिमी घाट में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। शेवराय की पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं तमिलनाडु में। ठीक है, ये देखिए ये लिखा है आपका शेवराय, शेवराय हिल्स ये लिखा है। शेवराय की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ स्थित हैं, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, आगे बात करें। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। तो भाई ये हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपके मिल जाते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, ये रही हैं आपकी। ठीक है, तमिलनाडु पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे जो पास हैं, जो दर्रे हैं। तो इसमें शिव किला
जम्मू कश्मीर, जैपला सिक्किम, माना और नीति उत्तराखंड और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा गलत है भाई? तो इसमें शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है। देखिए ये जो आपका जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपके कौन से आ जाते हैं? जम्मू कश्मीर में आ जाता है आपका पीर पंजाल और मिंताका और वहीं खुंजर। ठीक है, और कौन कौन से आ जाते हैं? जोजिला। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें पीर पंजाल, जोजिला और बस ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वहीं अगर बात करें कि और कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई शायद। देखिए जो आपका पीर पंजाल वाला है ये आपका आ जाता है नीचे। ठीक है, जम्मू और कश्मीर वाला ही रीज़न है, लेकिन इसमें भी आपका नीचे वाला जो रीजन है जम्मू वाला, उसमें पीर पंजाल वगैरह ये सब आ जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि उत्तराखंड में कौन कौन से आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में आ जाता है आपका माना और माना के साथ साथ आपका एक ही आ जाता है लिपुलेख। ठीक है, दोनों आपके उत्तराखंड के हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा आ जाता है? बड़ा लाचा और रोहतांग। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दीपू, बॉमडिला पास। ठीक है, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गई बात। और वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो काराकोरम और ससर। ठीक है, ये ज़्यादा दो ज़रूरी हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका शिपकिला भी आ जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो आपका जो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शिपकिला। ठीक है, शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपके कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी आपका लद्दाख में पड़ती है और उसी घाटी में पड़ता है आपका सियाचिन ग्लेशियर। आगे बात करें, भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? भू आकृतिक प्रदेश का मतलब देखिए भारत को कई वर्गों में बांटा गया है। जो आप ये ऊपर काला वाला जो एरिया देख रहे होंगे, सिर्फ काला वाला, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं उत्तर का हिमालय या महान हिमालय वाला भाग। जो आप ये दूसरा वाला पार्ट देख रहे हो, दूसरा वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहते हैं भाई? उत्तर का विशाल मैदान। और जो ये नीचे आप 4 वाला जो रीजन देख रहे हो ऑरेंज कलर का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। ठीक है, और ये जितना भी एक काला वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है नीचे, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोस्टल एरिया, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं भाई? सॉरी, तटीय मैदान। क्या कहते हैं? तटीय मैदान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने केवल 3 देखे होंगे। कौन कौन से? हिमालय, महान हिमालय वाला क्षेत्र, और आपके उत्तर का विशाल मैदान, और आपका दक्कन का पठार। इसके साथ साथ तटीय क्षेत्र यानी कि कोस्टल एरिया। ये 4 भाग आपने देखे होंगे। एक भाग आपका ये भी ध्यान रखना कौन सा है, ये जो ये भाग है इसको हम कहते हैं आपका भारतीय मरुस्थल। किस नाम से जानते हैं इसको? भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और एक आपका रह जाता है द्वीप समूह वाला हिस्सा। ठीक है, तो भारत के जो भूभाग हैं उन्हें हम 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो भाग है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, जो कि ये वाला है। ठीक है, ऑरेंज कलर का जो है ये आपका सबसे बड़ा भूभाग है भारत का। आगे बात करते हैं भाई कि भारत का जो सबसे नवीन भू आकृतिक प्रदेश है वो कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान। सबसे बड़ा नवीन भू आकृतिक प्रदेश आपका उत्तर का विशाल मैदान। आगे बात करें, अगला है अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं आपकी सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। थोड़ा सा जल्दी लेकर चलते हैं हम अपनी वीडियो, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लंबी हो जाएगी लेंथ फिर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? यानी कि भारत का जो कौन सा राज्य ऐसा जिसकी समुद्री तट जो रेखा है वो सबसे लंबी है? तो गुजरात। ठीक है, आगे बात करें, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो कौन से तट से भारत का जो औसत समुद्र तल है वो नापा जाता है? वो चेन्नई से नापा जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन से
कौन से बिंदु से समुद्र तल नापा जाता है? भाई बिंदु नहीं है, कौन से तट से नापा जाता है? चेन्नई के तट से नापा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं? तो कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। आगे बात करें, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल। इसके ही बराबर में जो केरल वाला भाग है उसे हम कहते हैं मालाबार तट, और उसके ऊपर जो गुजरात और आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ जो तट है उसे हम कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और नीचे जो केरल वाला एरिया है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया है उसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च ऊंचा शिखर है उसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसे हम जानते हैं वो कहाँ है? वो है आपका उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है पल्याण शिखर या सैंडल पीक। अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ है? उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है पल्याण शिखर या सैंडल पीक। आगे बात करें, राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु की शुरुआत होती है आपके धनुषकोटी से। धनुषकोटी एक जगह का नाम है जो कि ये है, ये आप देख पा रहे हो, ये आपका धनुषकोटी है, यहीं से राम सेतु की शुरुआत हो जाती है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो निम्न में से आपका लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के ठीक मध्य में कौन सा द्वीप आता है? तो ये है आपका रामेश्वरम द्वीप। कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य रहता है? सरक्रिक एक लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जो आपके अरब सागर की तरफ पड़ता है ये एरिया। ठीक है, तो ये जो विवाद रहता है ये किसके बीच में रहता है? ये हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में रहता है, सरक्रिक विवाद। आगे बात करें, भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है आपका सलसेट। ठीक है, आगे बात करें, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है आपके कर्नाटक राज्य को। ठीक है, कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में अगर बात करें तो भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बात करें, पांडिचेरी का जो भाग है वो कहाँ कहाँ मिलता है? तो पांडिचेरी जो है हमें वो 4 भागों में मिलता है। आंध्र प्रदेश में इसे यमन के नाम से जानते हैं, केरल में इसे माहे के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में इसे कराईकल और पांडिचेरी के नाम से जानते हैं। तो पांडिचेरी के हमें 4 भाग मिलते हैं 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश में यमन, और केरल में माहे, और जो तमिलनाडु है उसमें कराईकल और पांडिचेरी। ठीक है, तो आपके 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इन 3 क्षेत्रों में पांडिचेरी के भाग मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम किसी पहाड़ से ना होकर मैदान से होता है? तो गंगा नदी की वो सहायक नदी है आपकी गोमती। ठीक है, ये गोमती जो नदी है ये किसी पहाड़ से नहीं निकलती, ये आपके गंगा के मैदान से निकलती है। और कौन से ज़िले से निकलती है? ये पीलीभीत ज़िले से निकलती है आपकी गोमती नदी। ठीक है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ऐसी कौन सी जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, जो यमुना और सोन जो नदियां हैं उनके बीच में जल को बांटने का काम करती हैं? तो कैमूर की पर्वत श्रेणी है आपकी, जो यमुना और सोन नदी को बांटने का काम करती हैं। आगे बात करें, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का जो मंदिर स्थित है वो आपके अलकनंदा, ये रही आपकी नीली वाली जो लाइन है, अलकनंदा। ठीक है, इस नदी पर स्थित है आपके बद्रीनाथ का मंदिर। अलकनंदा में ही देवप्रयाग में जाकर जो महानदी है वो मिल जाती है। ठीक है, जो भागीरथी है वो मिल जाती है, और कौन सी नदी बन जाती है आपकी? गंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी का मतलब मुहाना। देखिए आप ये देख रहे हैं,
नदी यहाँ से होती हुई आई और सागर में गिरने से पहले किस तरीके से ज़मीन फटी हुई सी है और यहाँ से जाकर सागर में मिल गई, तो इसी को हम कहते हैं मुहाना। क्या कहते हैं भाई? मुहाना। तो कौन सी नदी ऐसी है जो मुहाना बनाती है इनमें से? तो ताप्ती नदी है जो मुहाना बनाती है। कावेरी, गोदावरी और महानदी कोई भी एस्चुरी या जो मुहाना है वो नहीं बनाती। आगे बात करें, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये क्रम जो है ये बिल्कुल सही है। आगे बात करें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? बेसिन का मतलब मुहाना, ठीक है, बात चल रही है मुहाने की। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मुहाना कौन सा है? मुहाने को क्या कहते हैं? बेसिन। तो सबसे बड़ा दूसरा जो मुहाना है वो गोदावरी का है। तो पहला कौन सा है भाई? तो पहला है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा मुहाना या बेसिन है। तो दूसरा कौन सा है? गोदावरी का। आगे बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, देखिए जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं एक बार जरूर देख लेना, प्रैक्टिस सेट उठाकर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 247 भारत में। ठीक है, आगे बात करें, अगला है इलायची पहाड़ किस राज्य में स्थित हैं? इलायची के पहाड़ आपके केरल राज्य में स्थित हैं। ठीक है, और आज का जो लास्ट है वो है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गौंड जनजाति। ठीक है, गौंड जनजाति आपकी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है भूगोल या अदर जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो इसकी जो सीरीज़ है मैं जब ही चलाऊंगा जब इस वीडियो पर कम से कम अच्छे खासे लाइक्स हो जाएंगे। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हो और ना ही वीडियो को शेयर करते हो। जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए ये मेरी जो सब्जेक्टिव वीडियो थी वो पहली थी, इसके अलावा मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा, जो भी है, ठीक है, लाता रहूँगा। तो आगे अगर बात करें, अगर आप चाहते हो कि पॉलिटी मैं कंप्लीट कराऊँ, अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटी कंप्लीट कराऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे पॉलिटी कंप्लीट करानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।